वेलकम टू अ चैनल गाइस। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जो आने वाली रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के बहाली को लेकर है। आपके मन में जितने भी डाउट हैं इस वीडियो को लेकर सारे ही क्लियर हो जाएंगे तथा आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सी पोस्ट आपके लिए बेहतर है। यह वीडियो एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो होने वाली है। दोनों पोस्टों में हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी को आपके साथ साझा करेंगे। हो सकता है यह वीडियो थोड़ी बड़ी हो, लेकिन बिना स्किप किए लास्ट तक इस वीडियो को देखें जिससे आपकी समझ अच्छे से विकसित हो सके, जिससे आप बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी पोस्ट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में अगर कि हम किस बेसिस पर कंपैरिजन देखने वाले हैं तो वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, फिर आएगा मेडिकल स्टैंडर्ड, उसके बाद सैलरी, प्रमोशंस, जॉब प्रोफाइल्स, उसके बाद लास्ट में हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे। ये सब देखने के बाद तो एक एक करके चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो आता है हमारा आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो पहले हम लोग जो देखते हैं लोको पायलट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि टेक्नीशियन का क्या होता है। तो मैट्रिक का तो पहले एएलपी का देखते हैं। तो एएलपी में क्या होता है, आपको चाहिए कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए प्लस में आईटीआई होना चाहिए। मैट्रिक और आईटीआई रहिएगा तो आप एएलपी के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद अगर कि ये दो नहीं है आईटीआई तो आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए या पॉलिटेक्निक होना चाहिए या कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, बीटेक वगैरह कुछ भी हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर कि आईटीआई में आपका एक वर्षीय ट्रेड है तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं सिवाय के डीजल मैकेनिक का। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे। फिर एक बार मैं बताता हूँ, लोको पायलट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैट्रिक है प्लस में आईटीआई है। आईटीआई में 2 वर्षीय ट्रेड होना चाहिए। अगर के 1 वर्षीय ट्रेड है आपके पास तो 1 वर्षीय ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ डीजल मैकेनिक वाले ही एलिजिबल होते हैं और दूसरे 1 वर्षीय ट्रेड वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर कि आपके पास आईटीआई नहीं है तो इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक या बीटेक वगैरह कुछ भी आपको होना चाहिए तो आप एएलपी के लिए एलिजिबल होते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर आते हैं हम टेक्नीशियंस में। टेक्नीशियन का भी सेम वही होता है, मैट्रिक होना चाहिए प्लस में आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई में कोई भी ट्रेड हो आपका, कितना भी 1 वर्षीय ट्रेड हो या 2 वर्षीय ट्रेड हो, दोनों एलिजिबल होते हैं। एक बात इसमें खास याद रखने वाली है, जो भी इंजीनियरिंग कैंडिडेट होते हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं रेलवे टेक्नीशियंस के लिए। तो ये बात हमेशा आप नोट डाउन करके रखें कि अगर कि आपने बीटेक या पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा किए हैं तो आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। केवल और केवल इसमें आईटीआई चाहिए और 10th चाहिए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो सिलेक्शन प्रोसेस आता है। क्योंकि दोनों का नोटिफिकेशन तो एक साथ आता है तो सिलेक्शन प्रोसेस भी लगभग लगभग दोनों का एक जैसे होते हैं। CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होता है, फिर CBT 2 होता है। उसके बाद एएलपी के लिए एक होता है साइको टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट। साइको टेस्ट अगर के आपने CBT 1 CBT 2 दोनों पास कर लेते हैं तो आपका होता है साइको टेस्ट। साइको टेस्ट पासिंग मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें आप पास नहीं होते हैं तो आप एएलपी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप ये बात हमेशा याद रखें। वहीं पे अगर के आप टेक्नीशियन में आते हैं तो आपको केवल 2 एग्ज़ाम देने होते हैं। अगर के 2 एग्ज़ाम में आप पास कर गए तो आप मेडिकल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं नेक्स्ट में। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट है मेडिकल स्टैंडर्ड। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हमेशा ये आप लोग ध्यान से देखें इसको, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड दोनों में अलग अलग होता है। एएलपी के लिए थोड़ा हार्ड मेडिकल होता है, टेक्नीशियन के लिए नॉर्मल मेडिकल होता है। एएलपी का जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो A1 होता है। चाहे तो इस पे मेडिकल स्टैंडर्ड पे पूरे के पूरे वीडियो हो सकता है, लेकिन आपको मैं इस वीडियो में केवल ओवरव्यू बताऊंगा। एएलपी के लिए आपका आइज जो होना चाहिए 6/6 होना चाहिए, ये ज़रूरी है। इससे कम है अगर कि आपका आइज तो आप एलिजिबल नहीं है, हमेशा याद रखें। इसमें कलर विजिबल एलिजिबल नहीं है। अगर कि आपको सीवी का प्रॉब्लम है तो आप एलिजिबल नहीं है लोको पायलट के लिए। अगर कि आप चश्मे लगाते हैं तो वो भी एलिजिबल नहीं है। तो आई होप कि ये आपको
जानकारी हो गया होगा। फिर आते हैं टेक्नीशियन के बारे में। टेक्नीशियन में आपका कोई भी मेडिकल स्टैंडर्ड हो, A1 हो, A2 हो, B1 हो, BT हो, C1 हो, कोई भी हो, आप उसके लिए सबके लिए एलिजिबल होते हैं। अगर कि आपका इसमें कलर विज़न भी है, फिर भी कुछ कुछ पोस्ट के लिए आप टेक्नीशियन में एलिजिबल होते हैं। इसमें सन ग्लासेस लगाते हैं, कुछ भी चश्मा वगैरह लगाते हैं, सब एलिजिबल है इसमें। तो मेडिकल स्टैंडर्ड आई होप कि आप लोग पता चल गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है सैलरी। जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो हमारा होता है सैलरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दोनों का जो स्टार्टिंग सैलरी होता है 1900 ग्रेड पे और 1900 ग्रेड पे ही दोनों सेम पे होता है। उसके बाद अगर कि हम लोग देखते हैं तो जो ALP का सैलरी होता है वो टेक्नीशियन से जब आप ज्वाइन करते हैं तो उस समय तो आपका सैलरी समान होते हैं, लेकिन जैसे ही आपका पोस्टिंग होता है तो उस समय बाद इसका सैलरी जो लोको पायलट का होता है उससे काफ़ी अधिक मिलने लगती है। यहाँ तक कि कुछ 5 साल 6 साल या 10 साल के सर्विस पीरियड में तो ऐसा आता है कि टेक्नीशियन का डबल सैलरी मिलते हैं। ज़्यादा मिलने का कारण है क्योंकि इसमें किलोमीटर अलाउंस मिलते हैं, जिससे सैलरी बहुत ज़्यादा हाइक कर जाती है। इसमें कोई फिक्स सैलरी नहीं होती हैं, हमेशा घटते बढ़ते रहता है। किसी मंथ में आप छुट्टी ले लेते हैं तो उस मंथ में आपका सैलरी थोड़ा कम हो जाएगी। कभी आप 31 डेज़ पूरा दिन महीने में काम करते हैं तो उस समय किलोमीटर आपका क्योंकि ज़्यादा आएगा, इसलिए आपका सैलरी ज़्यादा आता है। हमेशा ये बात याद रखें। वही तरह अगर के फिर हम देखें टेक्नीशियन का, टेक्नीशियन 1900 ग्रेड पे का जॉब है। इसमें उतना कोई ख़ास सैलरी नहीं है, जितना आपका DA HRA बेसिक मिल के मिलता है उतना ही सैलरी मिलता है। इसका जो सैलरी है फिक्स सैलरी होता है। कि आई होप कि सैलरी का स्ट्रक्चर पता चल गया होगा। और कि टेक्नीशियन का आपको सैलरी देखना है तो चैनल पे सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग में वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में और भी वीडियो आने वाली है सैलरी से रिलेटेड और डिटेल जॉब प्रोफाइल का रिलेटेड, तो आपको उसको जानकारी मिल जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, प्रमोशंस। ये भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है देखने के लिए। पहले हम लोग देखेंगे लोको पायलट का, उसके बाद देखेंगे हम लोग टेक्नीशियन का। पहले दोनों को जब ज्वाइन करते हैं तो आपको ALP में भी 1900 ग्रेड पे होते हैं। उसके बाद आप बनते हैं सीनियर ALP। इस दोनों के बीच में जो गैप होता है, आपको 2 से 3 साल के बीच में आप प्रमोट हो जाते हैं सीनियर ALP के लिए। 2 से 3 साल आपके वैकेंसी पर और जॉब के लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। अमूमन 2 से 3 साल में आपका प्रमोशन मिल जाते हैं, हमेशा याद रखें। उसके बाद आप जब सीनियर ALP बन जाते हैं, उसके बाद लोको पायलट जो 4200 ग्रेड पे का होता है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको, कम से कम 6 से 8 साल के बीच में। कभी कभी ये और भी ज़्यादा समय हो सकते हैं, तो ये वैकेंसी पर और लोकेशन पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद जो 4200 ग्रेड पे में ही आता है लोको इंस्पेक्टर। ये आप बन सकते हैं। उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, कुछ रिटन एग्ज़ाम होते हैं डिपार्टमेंट का, वो आप दे के बन जा सकते हैं। ये भी ग्रुप C में आता है। अगर के ग्रुप C से आपको ग्रुप B में जाना है, कोई रेलवे में ऑफिसर्स बनना है, तो उसके लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। तो आई होप कि लोको पायलट का जो प्रमोशन का सिस्टम है वो समझ में आ गया होगा। एक बार देखते हैं टेक्नीशियन का क्या है। जब स्टार्टिंग में आप ज्वाइन करते हैं उस समय आप ग्रेड 3 ज्वाइन करते हैं 1900 ग्रेड पे में। इसमें भी सेम है, 2 से 3 सालों में आप, फिर एक बार मैं बोलना चाहता हूँ, ये 2 से 3 साल वैकेंसी पर और जगह पर दोनों पर डिपेंड करता है। 2 से 3 सालों में आप टेक्नीशियन ग्रेड 2 बन जाते हैं, उसका सैलरी जो होता है 2400 ग्रेड पे होता है। सेम 2 से 3 साल बाद आप जब ग्रेड 1 बन जाते हैं तो इसका ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे होता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ आने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाते हैं, कम से कम 5 से कभी कभी 6 साल 7 साल लग जाते हैं MCM या सीनियर टेक्नीशियन बनने में। ये जो यहाँ पे होता है सीनियरिटी लेवल पे होता है, तो इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है 4200 ग्रेड पे सीनियर टेक्नीशियन में जाने में। तो ये समझ गए होंगे। जब सीनियर टेक्नीशियन आप बन जाते हैं तो आप JEE के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर के आप 4200 ग्रेड पे MCM है तो आप सीनियरिटी बेसिस पे JEE बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है, उसके बाद आप JEE बन सकते हैं। एलिजिबल तो आप रेलवे में अगर के 5 साल सर्विस कर लिए, फिर भी आप जैसे मान के लिए ग्रेड 3 या ग्रेड 2 में आपको 3 साल अगर के सर्विस का हो गया, फिर भी आप एलिजिबल हो जाते हैं LDC के थ्रू JEE बनने के लिए। लेकिन जब आप MCM बन जाते हैं तो वहाँ पे सीनियरिटी बेसिस पे आप JEE बनने के लिए कैपेबल हो जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल एग्ज़ाम होता है, उसको देकर आप बन सकते हैं। जब आप JEE बन जाइएगा तो उसके बाद प्रमोशन होते हैं 5 से 6 साल के बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर SSC के रूप में।
आप एसएससी के रूप में काम करते हैं, उसके बाद कुछ के मतलब 5 से 8 सालों के बाद आपका जो प्रमोशन, सॉरी 5 से 8 साल मैंने गलत बोल दिया, मैं आपको एसएससी के बाद एसएससी ग्रुप सी में आता है। ग्रुप सी से आपको बी में जाने के लिए आपको एक रिटन एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने होते हैं। उसके बाद ग्रुप बी ऑफिसर्स बनने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। जो अधिकांश टेक्नीशियंस होते हैं वो जेई पर ही रिटायर कर जाते हैं। कुछ कुछ जो टेक्नीशियंस होते हैं वो एसएससी होते हैं, और उसमें से भी कुछ 1 से 2% जो होते हैं वो गैजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी ऑफिसर बनते हैं। आई होप कि ये जो प्रमोशंस का फंडा है वो आप लोग बिल्कुल से अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, नहीं समझ में आया हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमको। नेक्स्ट हम लोग चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट जो है मेन डिसाइडिंग फैक्टर है, ये मेरा जॉब प्रोफाइल है। तो इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा। पहले हम लोग देखेंगे असिस्टेंट लोको पायलट का जॉब प्रोफाइल, उसके बाद देखेंगे टेक्नीशियन का जॉब प्रोफाइल। तो पहले देखते हैं एएलपी का। इसका जो जॉब प्रोफाइल होता है 9 से 5 का जॉब तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा। ये एक रनिंग जॉब है। आपको दिन रात कभी भी बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, आपको रेडी रहना होता है ड्यूटी करने के लिए। कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। और उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है 16 घंटे रेस्ट मिलते हैं आपको हेड क्वार्टर स्टेशन पर। इसका क्या मतलब हुआ मैं समझाता हूँ। अगर कि आपका ड्यूटी लगा हुआ है लखनऊ पे, तो आप अगर एक गाड़ी लेकर कानपुर आते हैं, तो फिर अगर रिटर्न आप जाते हैं लखनऊ में, तो आप जब एक सर्विस के दौरान जब आएँ तो आपको यहाँ पे 16 घंटे का रेस्ट मिलता है। उसके बाद ही आपका दूसरा ड्यूटी लगाया जाता है, दूसरा गाड़ी लेकर जाया जाता है। तो 16 घंटे का ये क्या फंडा है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो आता है ये 6 से 10 घंटे का रेस्ट मिलता है जब आप आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं। यानी कि जैसे मान के चलिए, जैसे कि आप लोग बताएं कि जैसे यहाँ पे हम कानपुर गए गाड़ी लेकर अपना लखनऊ से, तो कानपुर में हम आपको 6 घंटे का रेस्ट वहाँ पर मिलेगा। 6 घंटे से लेकर 10 घंटे का रेस्ट मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि ट्रेन का मूवमेंट कैसा है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपको इसमें क्या होता है 32 घंटे वीकली रेस्ट मिलते हैं, ठीक है। और ये भी मिलेगा 32 घंटे आपका जहाँ पे पोस्टिंग हुआ है, यानी कि हेडक्वार्टर स्टेशन पे आपको 32 घंटे के रेस्ट मिलते हैं। उसके बाद जब आता है ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल जॉब है, क्योंकि आपको हमेशा इसमें ट्रेन में रहना पड़ता है। आप तो खुद जानते हैं एलपी का जॉब प्रोफाइल। उसके बाद इसमें कोई फिक्स हॉलीडे नहीं है कि आपको संडे को ही मिलेंगे, मतलब ये मिलेगा आपको सप्ते में कभी भी एक दिन आपको छुट्टी मिल सकती है। और इसमें एक जो मेन प्रॉब्लम आती है वो लीव का प्रॉब्लम आती है। अगर कि अटेंडम आपके घर में किसी का तबीयत ख़राब हो गया या किसी का शादी है, उस समय आपको छुट्टी मिलेगा ना मिलेगा, ये सब डिपार्टमेंट के ऊपर डिसाइड करती हैं। क्योंकि एएलपी का जॉब तो आप जानते हैं 24/7 आवर का जॉब है। उस समय कौन सा स्टाफ कब गया है, कहाँ गया है, उस सारे चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपको छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आई होप कि ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो आता है ऑलवेज ऑन अलर्ट मोड। जब आप ज्वाइन करते हैं तो रेलवे आपको सैनफुल देती हैं, वो हमेशा आपको ऑन रखना रहता है, जिससे कि जब भी आपको ड्यूटी होती है तो 6 घंटे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि कब आपका ड्यूटी लेकर मतलब ड्यूटी पे जाना है। इसलिए हमेशा अलर्ट मोड पे आपको रहना पड़ता है। और अगर कि आप आगे की स्टडी के बारे में सोचें तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि आप 24 घंटे तो कभी कभी तो ट्रेन में रहना पड़ता है। उसमें अगर स्टडी करना चाहे तो बहुत ही मतलब टफ काम हो जाता है। अगर फिर भी आप स्टडी करना चाहे तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बहुत ही चैलेंजिंग वर्क हो जाता है। हाँ, लेकिन ये जो जॉब है, जॉब प्रोफाइल है, वो टेक्नीशियन की तुलना में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल जॉब है। आई होप कि जो लोको पायलट का जॉब प्रोफाइल हो आप लोगों ने समझ लिया होगा। फिर देखते हैं टेक्नीशियन का जो जॉब प्रोफाइल होता है वो क्या होता है। ये जो जॉब प्रोफाइल है वो बिल्कुल बिल्कुल मेंटेनेंस वर्क है। ये जो जॉब है 9 AM से 5 PM वाला जॉब है कि आप जब सुबह में जाइए और शाम के आइए, और ये 8 घंटे की शिफ्ट चलती है। अगर के कभी कभी जैसे कहीं दूसरे वर्कशॉप को छोड़ के कहीं दूसरे जगह आप जब जाते हैं तो वहाँ पे शिफ्ट वाइज चलती है, यानी कि 24 आवर ड्यूटी चलती रहती है। तो 24 आवर में 3 शिफ्ट चलते हैं 8-8 घंटे का, तो उस शिफ्ट में 8 घंटे का कभी भी आपको एक शिफ्ट मिल सकता है। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको एक जगह पे ही इसका ड्यूटी करना रहता है। आपको जहाँ पे जौन सा वर्कशॉप या जो सा स्टेशन अलॉट हो गया वहीं पे आपको
मैक्सिमम काम करना रहता है। हाँ, इसमें कोई टेंशन नहीं रहता है, स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन हमेशा याद रखें ये फिज़िकल जॉब है, ये ऑफिस जॉब नहीं है, हमेशा याद रखें इस चीज़ को। ये जो आप काम करते हैं वो जूनियर इंजीनियर या सीनियर सेक्शन इंजीनियर के अंडर में काम करते हैं। डेली वर्क एलोकेशन फिक्स होता है। अगर कि आप आज ड्यूटी जाते हैं या कल ड्यूटी जाते हैं तो आपको जाने के बाद एसएससी या जेई आपको वर्क एलोकेट कर देते हैं कि कौन सा काम आपको करना है। इस तरह से आपका काम चलता है। उसके बाद टाइम जो होता है इसमें भरपूर टाइम मिलता है, क्योंकि आपका जो ड्यूटी आवर होता है वो 8 घंटे का ड्यूटी आवर होता है। उसके बाद आप पढ़ाई लिखाई कीजिए या कोई एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए या अपने फैमिली के साथ जाइए, मूवी देखिए, घूमिए फिरिए, कुछ भी कीजिए। 8 घंटे के बाद आप फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर कि आपका वर्कशॉप में ड्यूटी लगता है तो आपको संडे को रेस्ट मिलता है और सैटरडे को हाफ डे चलता है। अगर कि वर्कशॉप के छोड़ के कहीं आपको रनिंग में जॉब मिलता है तो वहाँ पे सप्ताह में 1 दिन आपको छुट्टी दिया जाता है। आई होप कि आपको जॉब प्रोफाइल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या है इसका अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन में। इतना सब देखने के बाद तो आप खुद कैपेबल हो गए होंगे कि आपको कौन सा जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, कौन सा टारगेट लेकर पढ़ाई करना चाहिए, लोको पायलट या टेक्नीशियन। लोको पायलट में अगर एक शब्द में बोलना चाहें तो इसमें पैसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बिजी शेड्यूल है, टाइम का बहुत किल्लत होने वाली है लोको पायलट में। वही अगर के टेक्नीशियन में जाएँ तो रिलैक्स जॉब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 घंटे का जॉब है, लेकिन सैलरी वही फिक्स सैलरी मिलती है, बहुत कम सैलरी मिलती है। कि आपको खुद डिसाइड कीजिए कि आपको एक रिलैक्स ज़िंदगी चाहिए, माँ बाप के साथ में रहिए, बच्चों के साथ में रहिए, तो अगर आप टेक्नीशियन को ज्वाइन कीजिए। और अगर थोड़ा सा पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं, थोड़ा सा आप मैनेज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आप एएलपी की तरफ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एएलपी एक थोड़ा सा रेपुटेटेड जॉब भी है, रिस्पेक्टफुल ज़्यादा है टेक्नीशियन के मुकाबले में। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आप इस डिसीजन पे पहुंच गए होंगे कि आपके लिए कौन सा पोस्ट बेहतर होगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके लिए कौन सा सूटेबल पोस्ट है इन दोनों में। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।